नमस्कार, मैं डॉक्टर अश्विनी अग्रवाल रायपुर छत्तीसगढ़ से। आज हम अपने सीरीज़ का पहला वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे स्वस्थ शिशु कैसे हो। हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा स्वस्थ पैदा हो और आगे की ज़िंदगी भी स्वस्थ रहे और उसको बीमारियों से लड़ने की शारीरिक क्षमता अच्छी हो और कम से कम बीमार पड़े, क्योंकि एक स्वस्थ शिशु और एक स्वस्थ नागरिक ही एक स्वस्थ राज्य और देश को बना सकता है। तो हमारा मिशन है स्वस्थ छत्तीसगढ़। तो हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा स्वस्थ पैदा हो, मगर चाहने से नहीं होता, उसके लिए प्लानिंग करनी ज़रूरी है। इसलिए केवल जैसे कि हमारे यहाँ परंपरा है, शादी के पहले लोग कुंडली मिलाते हैं, एक दूसरे के गुणों का मिलान करते हैं ताकि पारिवारिक जीवन स्वस्थ सही हो। ठीक उसी तरह अगर आपको एक स्वस्थ बच्चा चाहिए तो ज़रूरी है कि आप उसकी आने के पहले या उसके लिए आप मेंटली और फिज़िकली तैयार हों। स्वस्थ बच्चा एक स्वस्थ शरीर से ही पैदा हो सकता है। अगर शरीर बीमार है, शरीर में कुछ कमियां हैं, तो वो बच्चे में भी उसका असर होता है। तो इसलिए माँ का स्वास्थ्य और पिता का स्वास्थ्य दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। मगर माँ का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शरीर एक प्रकार से वो प्लेस है जहाँ पे बच्चा ग्रो करता है। तो वो जो जैसे कि एक अच्छे फसल के लिए एक अच्छा खेत होना चाहिए, एक अच्छे जिसमें उर्वरक क्षमता अच्छी हो, उसी तरह माँ का स्वास्थ्य भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमारे यहाँ तो इंडिया में आज इतने सालों के बाद, 70 साल के बाद भी ये परंपरा नहीं है, मगर बाहर तो ये चालू हो गया है कि अगर आपको स्वस्थ बच्चा चाहिए तो प्री मैरिटल काउंसलिंग और हेल्थ चेकअप ज़रूरी है। क्यों ना हम भी ये यहाँ चालू कर सकें। तो इसके लिए क्या करना है, जो कुछ आप कर सकते हैं वो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो एक स्वस्थ बच्चे के लिए माँ का स्वास्थ्य भी ज़रूरी है, अच्छा हो। अब माँ का स्वास्थ्य किस तरह और क्या एक नॉर्मल स्त्री का शरीर कैसा हो और उसमें क्या चीज़ों की कमी है और जिसको अपन दूर कर सकें, इस पे हम चर्चा करते हैं। तो एज जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। अगर माँ की उम्र 20 और 30 साल के बीच हो तो वो एक सही उम्र होती है जब वो माँ बनने के लिए उसका शरीर तैयार रहता है। 20 साल से पहले, जिसको टीनेज प्रेगनेंसी भी बोलते हैं, जब उस उम्र में अगर गर्भधारण होता है तो जो बच्चा पैदा होता है वो कमज़ोर हो सकता है। उसमें ये भी हो सकता है कि वो पूरे शरीर में पूरा ग्रोथ ना हो पाए, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, कई प्रकार की डिफरेंट तरह की कंजेनाइटल एनोमलीज के साथ भी हो सकता है। इसी तरह 35 साल के बाद अगर बच्चा होता है, माँ की उम्र अगर 35 साल से ऊपर है तो भी उसमें बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। हो सकता है कि बच्चे का जो मानसिक विकास सही ना हो, बहुत सारी जेनेटिक बीमारियाँ भी हो सकती हैं। इसी तरह अब माँ का हाइट हेल्थ कैसा हो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो एक एवरेज गर्ल्स का हाइट 145 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए। अब हम हाइट तो बढ़ा नहीं सकते, तो क्या करें। अगर अपने को लगता है कि हाइट 145 सेंटीमीटर या 140 सेंटीमीटर है, 45 से कम है 145 से, तो आपको रेगुलर चेकअप कराना चाहिए स्त्री रोग विशेषज्ञ से, क्योंकि हो सकता है कि आपको नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसके लिए एक तरह से आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि हाइट मालूम हो। एक वर्ड है BMR मतलब बॉडी मास इंडेक्स।
ये होता है कि आपका शरीर, आप मोटे हैं, मरीज हैं या मतलब कुपोषण के शिकार हैं, ये इसका एक क्राइटेरिया है। सामान्यतः ये 19 से 24 के बीच होना चाहिए। अगर BMI 18.5 से कम है तो आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, शारीरिक और न्यूट्रिशन और डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इसी तरह हीमोग्लोबिन, माँ का हीमोग्लोबिन कम से कम 12 ग्राम के आसपास रहे तो अच्छा है। 12 या 11 के बीच में रहना चाहिए। ज़्यादा कमी होगी तो बच्चे का स्वास्थ्य भी उससे प्रभावित होगा। बच्चे को जब अगर अपन प्लानिंग करते हैं तो माँ के शरीर में, उसके जो शरीर में जो बहुत सारी विटामिन्स और प्रोटीन की जो मात्राएं हैं, जो वो आगे शरीर में आगे बच्चे के ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती हैं और आगे फीडिंग के लिए ज़रूरी होती है, वो चीज़ें उसकी कमी ना हो, इसलिए ज़रूरी है कि माँ को हरी सब्जियाँ, फल का भरपूर उपयोग करना चाहिए। क्या होता है कि पहले कुछ महीनों में अगर फॉलिक एसिड और बी कॉम्प्लेक्स की कमी होती तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं बच्चे में, जैसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने का चांस रहता है। तो जनरली अगर आप किसी स्वास्थ्य चिकित्सक या स्वास्थ्य कर्मचारी से वो संपर्क में आएंगे तो आपको पहले 2-3 महीने के लिए विटामिन की जो टैबलेट्स हैं वो ज़रूर लेनी चाहिए ताकि उसका न्यूरल ग्रोथ बराबर हो। इसी तरह स्वास्थ्य के साथ आपकी जो लाइफ स्टाइल है, माँ की जो लाइफ स्टाइल है, कुछ अगर इसी तरह की आदत है जो खराब आदत बोलें, जैसे कि टोबैको, अल्कोहल, आज एक आधुनिकता के दौर में लड़कियां भी स्मोक करने लगी हैं, अल्कोहल लेने लगी हैं, ये अगर लेती हैं तो ये स्वास्थ्य, बच्चे के स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित करता है और इससे बचना चाहिए और ये इसका ध्यान रखें। इवन ये कहा गया है कि टी और कॉफ़ी भी नुकसान पहुंचाता है। अत्यधिक कोई भी चीज़ का सेवन करें तो वो नुकसानदायक होता है। दिन में 2 से 3 कप चाय या कॉफ़ी ले सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा लेंगे तो वो भी आने वाले बच्चे के स्वास्थ्य में स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसी तरह अगर कोई मदर अगर कहीं कोई जॉब में है, कुछ डेंजरस जॉब होती है, कुछ डेंजरस चीज़ें होती, जैसे कि जिससे अगर प्रेगनेंसी के दौरान आप हैवी मेटल के एक्सपोजर में आती हैं या किसी तरह की सॉल्वेंट वगैरह केमिकल जो है उसके ऐसा जॉब कर रहे हैं जिसमें आप केमिकल या हैवी मेटल के संपर्क में नियमित रूप से आ सकते हैं, तो ऐसे जॉब से बचना चाहिए। ये शारीरिक रूप से बच्चे के ग्रोथ के लिए और इसके कारण बहुत सारी पैदाइशी खराबियां होती हैं बच्चे के शरीर में, जिसको अपन बोलते हैं, बहुत सारे टेरेटोजेनिक इफेक्ट होते हैं। तो उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आपका जो जॉब है, काम है, वो हेल्दी रहे, वो डेंजरस नहीं होना चाहिए। अब कुछ मेडिकल चेकअप ज़रूरी होता है और साथ में जैसे मैंने बोला है हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी हो माँ की, मदर के इम्यूनाइजेशन स्टेटस बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्या वैक्सीन लगा है क्या नहीं लगा है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां जो ऐसी होती हैं जिसको रोका जा सकता है, लेकिन अगर हो गई तो वो ज़्यादा उसको ट्रीट करना मुश्किल होता है। इसी तरह अगर प्रेगनेंसी के दौरान चिकन पॉक्स, जर्मन मीजल्स और टिटनस के जो होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, अगर ये इससे बचने के लिए जो वैक्सीन अवेलेबल है वो हर बनने वाली माँ को पहले से लेके रखना चाहिए। जैसे MMR वैक्सीन हर प्रोस्पेक्टिव मदर के लिए ज़रूरी है। MMR वैक्सीन का
2 डोज होना चाहिए। 10 साल की उम्र में एक बूस्टर डोज ज़रूरी रहता है ताकि वो शरीर जो है उससे उस बीमारी के प्रकोप से बचे, क्योंकि रूबेला, जिसको हम जर्मन मीजल्स बोलते हैं, एक ऐसी बीमारी है जिससे माँ को तो उतना नुकसान नहीं होता, मगर माँ के गर्भ में पल रहा बच्चा वो बहुत सारी कमियों के साथ पैदा होता है, जिसको हम लोग लॉक बेबी कहते हैं, जो मतलब ना सुन सकता है, ना बोल सकता है, ना देख सकता है। तो मतलब उसकी आँख में फ़र्क आता है, दिमाग के ग्रोथ में फ़र्क आता है, कान में मतलब सुनाई नहीं देता। तो ऐसे बच्चे होने के चांस ज़्यादा होते हैं अगर माँ ने MMR वैक्सीन नहीं लिया है और प्रेगनेंसी के दौरान उसको रूबेला की बीमारी हो जाती है, तो वो सीधा बच्चे को प्रभावित करती है। दूसरा एक होता है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जनरली बचपन में हो ही जाता है, लेकिन अगर कोई हिस्ट्री नहीं है चिकन पॉक्स होने की, जिसको अपन छत्तीसगढ़ी में मटाना बोलते हैं, अगर बच्चे को माँ को मटाना या चिकन पॉक्स नहीं हुआ है तो उसको 1 डोज चिकन पॉक्स का लेना चाहिए 12 साल की उम्र के बाद। 12 साल की उम्र की हर गर्ल चाइल्ड को एक चिकन पॉक्स का बूस्टर डोज ज़रूरी है। एक ही डोज में हो जाएगा, ज़िंदगी भर के लिए वो उस बीमारी से बच सकती है। तीसरी चीज़ है टिटनस टॉक्साइड। हर बच्चे का नार जब कटता है उस टाइम में अगर उसमें सही देखभाल ना हो तो बच्चे को टिटनस होने का डर रहता है। उससे बचने के लिए अगर माँ को टिटनस का टीका लगाना ज़रूरी रहता है। माँ के शरीर से जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी जो बच्चे को टिटनस से बचाव करता है। तो हर इंसान को, चाहे आदमी हो, महिला हो, पुरुष हो, 10 साल के बाद हर 5 साल में टिटनस टॉक्साइड या DT का एक इंजेक्शन लगाना जरूरी। ये ज़िंदगी भर लगाएं, ये आपके शरीर को भी बचाएगा टिटनस से, और अगर आप गर्भ धारण करते हैं तो आपके बच्चे को भी बचाएगा। लेकिन एक चीज़ और भी है टिटनस के बारे में बोलूँगा, TT इंजेक्शन ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो ज़्यादा लगाने से होती है। हर छोटे से चोट पे हर महीने कोई टिटनस लगाने लग जाए तो उसके किडनी में और बहुत सारे लीवर में एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं हम लोग एमाइलोइडोसिस। तो ये एमाइलोइडोसिस होने का डर रहता है, तो इसलिए ज़्यादा उपयोग भी किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती। तो इसलिए ज़रूरी है कि टिटनस 5 साल में एक बार लगाएं। एक बार लग गया तो आपको 5 साल लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसका ध्यान रखें। अब इसके साथ में माँ के स्वास्थ्य संबंधित कुछ बीमारियों के बारे में स्पेशल प्रिकॉशन लेना पड़ता है या एक जानकारी होनी चाहिए। जैसे अपने छत्तीसगढ़ में एक सिकलिंग की बीमारी है, इसी तरह नॉर्थ इंडिया में थैलेसीमिया की बीमारी है, और कुछ जगह हीमोफीलिया की बीमारी, जिसमें खून का थक्के नहीं जमते, ब्लीडिंग हो जाती है, हल्के सी चोट में खूब ब्लड निकलता है क्योंकि रक्त धमनियों में खून जमता नहीं है। एक थैलेसीमिया मेजर की बीमारी होती है जिसमें जो रेड ब्लड कार्पसल, जो लाल रक्त कणिकाएँ हैं वो जल्दी जल्दी टूटती हैं और हीमोग्लोबिन की कमी होती है, बार बार ब्लड लगाना पड़ता है, और ये ग्रोथ के लिए और बहुत सारी बीमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही मतलब जानलेवा बीमारी है एक प्रकार से। और अपने छत्तीसगढ़ में सिकल सेल की बीमारी है। अपने सरकार भी सिकल सेल प्रोजेक्ट चला रही है, लेकिन हमको भी इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। और ये एक जेनेटिक या आनुवांशिक बीमारी है जो जात में, एक पर्टिकुलर जात में, क्योंकि हम लोग अपनी शादियां ब्याह जो है अपने ही जात में करते हैं, तो ये जो डिफेक्ट है ये बरसों से चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा जब तक कि हम उसका प्रॉपर तरीके से, साइंटिफिक तरीके से उसका निदान की कोशिश ना करें। तो सिकलिंग को कभी छुपाना नहीं चाहिए। अगर घर में सिकलिंग की बीमारी है तो शादी के पहले उसके लिए आपस में सलाह मशवरा करके ही शादी करें। कुंडली मिलाना ज़रूरी नहीं है, जितना कि आपकी सिकलिंग
स्टेटस ज़रूरी है, खासकर छत्तीसगढ़ के लिए। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 3-4 समाज ऐसे हैं या जाति ऐसी हैं जिसमें ये बीमारी बहुत कॉमन है, जो आप लोग को भी पता है। तो इसमें क्या होता है कि बीमारी 2 तरह की होती है कि एक ट्रेड होती है, एक डिजीज़ होती है। एक ट्रेड बीमारी होती है जिसमें क्रोमोसोम के जो पेयर होते हैं उसमें एक में डिफेक्ट रहता है, जिसके कारण बीमारी दबी रहती है। लेकिन अगर वो वही जीन्स, वही अणुसूत्र अगर बच्चे में चला जाए और दोनों तरफ से अगर वो डिफेक्टिव जीन्स जाता है तो बच्चे को बीमारी हो सकती है। आपको बीमारी नहीं पता चलेगी, आपको बीमारी से कोई परेशानी नहीं होगी ट्रेड में, लेकिन आपके बच्चे को 50% चांस है कि बीमारी हो सकती है। मतलब आप 2 बच्चे में 1 बच्चे को हो सकती है। ये भी हो सकता है कि दोनों बच्चे स्वस्थ हों, ये भी हो सकता है कि दोनों बच्चों को ही हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि दोनों बच्चे ट्रेड हों। तो इसलिए इस सिकलिंग का स्टेटस जो है बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में जान के। और आगे ये तो मैं कहूँ कि हमें शादी के पहले ही प्लानिंग करनी चाहिए। शादी के बाद अगर हो जाती है और आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि उसके बाद की जो है स्थिति थोड़ा सा उसको मैनेज करना थोड़ा कठिन है। उसमें आपको पहले बीमारी अगर बच्चे को है कि नहीं इसकी जांच करानी पड़ेगी, और हो सकता है कि आपको फिर ये निर्णय लेना पड़े कि बच्चे को रखना है गर्भ में या नहीं रखना है। अगर बीमारी वाला बच्चा है तो फिर उसको आप एक कठिन निर्णय लेकर उसे गिराना भी पड़ता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम प्लानिंग शुरू से करें। तो सिकलिंग की जो है स्टेटस जानना ज़रूरी है। अब मैं कुछ छत्तीसगढ़ में महतारी मन ला एक बात बोलना चाहूँ कि हमन व चूर्ना और सुखौना ये बीमारी के बारे में बड़ बात करथन। और ऐसे कोई बीमारी नहीं हो, सुखौना बीमारी या चूर्ना के बीमारी कोई शरीर ला सुखा सकतेगा। शरीर में हमार 80% 70 to 80% पानी है, पानी से बने हैं। तो पानी की कमी या पानी ला निकाल नहीं सकते। तो ये कोई सुखौना तो ये जो लगाते हैं ना, उखर कोई वैज्ञानिक आधार नहीं। लेकिन उखर से ज़्यादा खतरनाक चीज़ है चूर्ना। चूर्ना की बीमारी के नाम से हम लोग जो है छत्तीसगढ़ में 1 महीना 1 दिन से लेके 1 साल के लड़का ला चूर्ना के दवा खवाता, जबकि वो दवा कीड़ा के दवा है एंड डीवर्मिन दवा है। वो 1.5 साल के पहले उखर उपयोग करना वर्जित है। क्यों वर्जित है? काबर की वो है नुकसानदायक है, न्यूरोटॉक्सिक ड्रग। मतलब वो दिमाग ला, किडनी ला असर करते अगर ओला बार बार उपयोग करूँ, अगर ज़्यादा उपयोग करूँ। तो मोला तो ये भी लगते कि हमन जिन महतारी मन अपन लइका ला चूर्ना दवा खवाते 1.5 साल के पहली हर महीना बार बार, तो कर लइका के मानसिक विकास कम होते। अभी आपके ऊपर है कि आप अपन बच्चा ला अच्छे पढ़े लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनाना चाहो कि नहीं पढ़ पाए, बोधा हो जाए। तो जोन महतारी दाई दादा अगर चाहते कि वह लड़का पढ़ लिख के अच्छा बने, ऑफिसर बने, तो चूर्ना के बीमारी नहीं हो, चूर्ना के दवा बिल्कुल मत दीजिए अपने बच्चे को। ये अगर कोई देते तो ला मना करे बरे। ये दवा दे सकते हैं केवल 1.5 साल के बाद, जब बच्चा चलने लगते तो उखर पैर से, खाए के तरीके से, खाना से कीटाणु या वर्म के स्पोर्स जाते हैं, वो बीमारी हो सकती है। लेकिन वो इतना खतरनाक बीमारी नहीं है कि उसके लिए हमन का है कि थोड़ा बार बार अगर सर्दी लग गए, बार बार लेटरिन हो गए तो धर ले, तो चूर्ना धर लेते लगे। ये कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है ये बीमारी के। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि कोई चूर्ना के दवा 1.5 साल के पहले नहीं देना है। 1.5 साल के बाद अगर देत हो तो 6 महीना में 1 बार देना है, बस ये ध्यान रखो। जय छत्तीसगढ़।